नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप राइट प्लेस पर हैं। आज की क्लास के अंदर हम वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर हमने जो MCQs दिए थे उसके आंसर्स बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि अर्थ के कितने हिस्से पे जो है वो पानी है। अर्थ के जो है वो 3/4 हिस्से पे जो है वो पानी आपको देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन था कि फ्रेश वाटर हमको कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो फ्रेश वाटर हमको एक तो रेन वाटर से ऑब्टेन्ड होता है, बारिश के पानी से। एक हमको सरफेस रन ऑफ से ऑब्टेन्ड होता है। सरफेस रन ऑफ मतलब जो पानी लेक्स और रिवर्स के अंदर है वहां से ऑब्टेन्ड होता है। और एक फ्रेश वाटर हमको ग्राउंड वाटर से भी ऑब्टेन्ड होता है। तो फ्रेश वाटर हमको 3 जगह से ऑब्टेन्ड होता है, रेन वाटर, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। फिर एक प्रेडिक्शन था कि बाय कौन से साल कितने लोग वाटर स्कैर्सिटी में जिएंगे। तो बाय 2025 2 बिलियन पॉपुलेशन मतलब 200 करोड़ 200 करोड़ लोगों को वाटर स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ेगी। वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो आप पिछला वाला वीडियो देखिए। फिर क्वेश्चन था कि इंडिया में कब से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ा। तो इंडिया में जो है आफ्टर 1947 जो है इंडिया में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। फिफ्थ क्वेश्चन था इंडिया की एवरेज रेनफॉल कितनी है। तो इंडिया की एवरेज रेनफॉल है 114 सेंटीमीटर और इजराइल की एवरेज रेनफॉल है 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस थे पिछली क्लास में। इस क्लास के एंड में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आज की क्लास के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा। तो एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल दे देता हूँ। हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो आदमी की जरूरत पूरी करता है। तो सवाल ये आता है वाटर रिसोर्स है क्या। वाटर रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि वाटर भी आदमी की जरूरतों को पूरी करता है। वाटर हम कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बेदिंग के लिए यूज लेते हैं। वाटर से हम इरिगेशन करते हैं, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वाटर जो है हमारे लिए एक रिसोर्स है। अब सवाल ये आता है कि वाटर रिसोर्स तो है, लेकिन वाटर कैसा रिसोर्स है। रिसोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। तो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला या वापस से नया हो जाने वाला। तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है? वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से। वाटर साइकिल की वजह से जो है पानी वापस से रिन्यू और रिचार्ज होता रहता है, जो कि वाटर को एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अर्थ का जितना टोटल हिस्सा है उसके 3/4 हिस्से पे पानी है और वो पानी जो है उसमें से जो यूजेबल फ्रेश वाटर है वो काफी कम है। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से बताया था कि जो हमारे पास 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, ओशन में, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। उसमें से 3% पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर है। लेकिन उस 3% पानी में से भी 70% पानी ऐसा है जो कि आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में, उसको भी आप यूज नहीं कर सकते। उस 3% के 30% हिस्से का जो पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो कि रेन वाटर, प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर से अवेलेबल होता है, वही पानी हमारे पास यूजेबल है। इसको मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि 100 लीटर अगर आपके पास पानी है तो उसमें से 1 लीटर पानी आप एक्चुअली में यूज कर सकते हो। तो ये जो है वो वाटर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने आपको ये बताया कि अर्थ के 3/4 हिस्से पे पानी है और पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी हमको वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। अब ये पानी की कमी आपको जो है हर जगह देखने को मिल सकती है। जहां पर पानी अवेलेबल है वहां पर भी, और जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है वहां पर भी। अब आप बोलोगे सर कैसे? राजस्थान में पानी अवेलेबल नहीं है तो वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। कोलकाता में पानी अवेलेबल है फिर भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कोलकाता का जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो आपको वाटर स्कैर्सिटी दोनों जगह देखने को मिल सकती है। फिर मैंने इसमें आपको एक प्रेडिक्शन बताया था कि बाय 2025 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों जो है वो वाटर स्कैर्सिटी को फेस करेंगे। तो अब सवाल ये आ जाता है कि वाटर स्कैर्सिटी के क्या रीजंस है और क्या कॉजेज है। तो रीजंस हमने 2 में पढ़े थे, एक पढ़े थे क्वांटिटेटिव रीजंस और एक पढ़े थे क्वालिटेटिव रीजंस। क्वांटिटेटिव रीजंस ये बताते हैं कि पानी की कमी, और क्वालिटेटिव रीजंस बताते हैं कि पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव रीजंस बताते हैं कि पानी की कमी और क्वालिटेटिव रीजंस बताते हैं कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव रीजंस मैंने आपको 4 बताए थे। सबसे पहले बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है
वैसे वैसे पानी की डिमांड बढ़ रही है, और पानी की डिमांड बढ़ रही है तो हर एक आदमी उस पानी को अफोर्ड या एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जो रिच लोग हैं वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, गरीब लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। फिर मैंने आपको बताया कि आज़ादी के बाद इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरों की पॉपुलेशन बढ़ना। तो जब अर्बनाइजेशन हुआ तो शहरों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो बढ़ गई और अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ा। शहरों के अंदर अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ा। इसकी वजह से जो लोगों की वाटर का कंजम्पशन था पर पर्सन वो बढ़ गया। वो जब बढ़ा तो लोगों ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया। आप देखोगे शहरों के अंदर हर घर के अंदर जो है वो एक पंपिंग डिवाइस है जो ग्राउंड वाटर को जो है एक्सट्रैक्ट करता है और उसको यूज करते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमने शहरों में पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया। तीसरा रीजन मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की खाने की डिमांड बढ़ रही है। लोगों का खाने का डिमांड बढ़ रहा है तो हमने उसको पूरा करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर का जो लैंड था उसको हमने क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया ताकि हम खाने की डिमांड पूरी कर सकें। अब जब हमने एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड किया तब हमको उसको इरिगेट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। ज्यादा पानी चाहिए इसका मतलब हमने ग्राउंड से ज्यादा पानी निकाला और उसकी वजह से जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब जब ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ तो इसके दो इफेक्ट देखने को मिले। सबसे पहले कि पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई और दूसरा फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ गई। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी होता है खाने की अवेलेबिलिटी, खाने की अफोर्डेबिलिटी और खाने की एक्सेसिबिलिटी। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आप खेती नहीं कर पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे तो आपके पास खाने की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। हर एक आदमी खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर एक आदमी खाने को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। इसी के अंदर मैंने आपको एक फैक्ट भी बताया था कि जो इरिगेशन है वो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। जो 1 लीटर पानी अपने पास अवेलेबल था जिसको हम यूज कर रहे हैं, उस 1 लीटर पानी में से ज्यादातर पानी हम इरिगेशन के लिए यूज कर देते हैं। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर है इरिगेशन। फिर मैंने ये बताया इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके सोल्यूशन मैंने दो बताए। एक बताया मैंने आप या तो ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को अपना सकते हैं, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर कम पानी लगता है, या फिर आप ऐसे क्रॉप्स ले सकते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, मतलब सूखे के अंदर भी वो जीवित रह जाए। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि जैसे जैसे आजादी के बाद इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे पानी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा पानी चाहिए फॉर वेरियस पर्पसेस। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जो है पानी से बन रही है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इंडिया के अंदर आज के टाइम पे 22% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो पानी से बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज में ज्यादा पानी चाहिए। इसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये तो थे 4 क्वांटिटेटिव रीजंस। 4 क्वांटिटेटिव रीजंस मतलब पानी की कमी। तो इन 4 कारणों की वजह से पानी कम हो रहा है। एक है वाटर स्कैर्सिटी का क्वालिटेटिव रीजंस। इसका मतलब क्या है कि पानी तो आपके पास अवेलेबल है फिर भी आपको वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वो जो पानी अवेलेबल है वो बैड क्वालिटी का है। बैड क्वालिटी का क्यों है? क्योंकि वो पोल्यूटेड पानी है। अब पोल्यूशन के क्या क्या रीजन है? सबसे पहला पोल्यूशन का रीजन है डोमेस्टिक यूज। घर का जो कूड़ा कचरा आप पानी में डाल देते हो उसकी वजह से पानी खराब हो गया। सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट पानी में डाल देते हो, खराब हो जाता है पानी। और एग्रीकल्चर से भी जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर से वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? जब आप एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते हो और वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पानी के साथ बह के जब किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं तो उस वाटर बॉडी को भी पोल्यूट कर देते हैं। कुल मिला के बात है कि आपने खेत में केमिकल डाला, ज्यादा बारिश आई, वो केमिकल खेत से बहाकर किसी वाटर बॉडी में चला गया तो आपने उसको भी पोल्यूट कर दिया। इसकी वजह से जो पानी जब पोल्यूट हो जाता है तो आदमी के लिए हजार्डस होता है ह्यूमन यूज के लिए। तो इसकी वजह से आपको वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। इसी में मैंने आपको एक सिटीजन 5th रिपोर्ट बताया था जो कि कहता है कि इंडिया में जितनी भी स्ट्रीम्स है, ज्यादातर जो छोटी नदियां हैं वो सारी टॉक्सिक है। क्यों है? क्योंकि वो सारी पोल्यूटेड है। और उसमें उसके रीजंस क्या बताए? सेम रीजंस बताए। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आदमी डिमांड कर रहा है तो उसको फुलफिल करने की इंडस्ट्रीज आ रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम केमिकल डाल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें और इसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। ये तो थे रीजंस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस क्या है। तो वाटर स्कैर्सिटी के कॉज सबसे पहले मैंने बताया कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होना।
पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होना, क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो वेरी करती है टाइम और स्पेस में। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे आपको जो है वो बारिश नहीं देखने को मिलती, तब जब बारिश है तब आपको वाटर स्कैर्सिटी नहीं देखने को मिलती, बारिश नहीं है तो वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। तो टाइम, किस टाइम की बात कर रहे हो उस टाइम पे वाटर अवेलेबिलिटी चेंज है। फिर स्पेस में भी वेरी कर रही है। स्पेस में कैसे वेरी कर रही है? हर एक जगह पे बराबर बारिश नहीं आ रही है। बॉम्बे में ज्यादा बारिश आ रही है तो वहां वाटर स्कैर्सिटी नहीं है, राजस्थान में बारिश कम आ रही है तो वहां पर आपको वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है वो 114 सेंटीमीटर है और इजराइल की जो बारिश है वो एवरेज 25 सेंटीमीटर है। लेकिन फिर भी इजराइल में वाटर स्कैर्सिटी नहीं और इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी। इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बड़ा कारण नहीं है वाटर स्कैर्सिटी का। तो और क्या कारण हो सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी के? दूसरे जो कारण है वो सबसे पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तीसरा कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और फोर्थ कारण है अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये थे कॉजेज। अब बात करते हैं हम पानी को बचाने की जरूरत है। पानी को बचाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप पानी को नहीं बचाओगे तो वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। पानी को अगर नहीं बचाओगे तो आपकी जो हेल्थ है वो सेफ नहीं होगी, क्योंकि अगर पानी पोल्यूटेड होगा, अगर आप पानी पियोगे तो आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। पोल्यूटेड पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है। तीसरा पानी को बचाने की क्यों जरूरत है? पानी को बचाने की इसलिए जरूरत है ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। पानी होगा तभी खाना अवेलेबल होगा, पानी नहीं होगा तो खाना अवेलेबल नहीं होगा। चौथा रीजन वाटर को क्यों बचाना है कि जो लोग जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या पैसा कमाने की एक्टिविटी पानी पे डिपेंडेंट है वो बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल जो किसान है, अगर उसके पास पानी नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएगा, खेती नहीं कर पाएगा तो वो पैसे नहीं कमा पाएगा। फिशरमैन है, वो अगर पानी नहीं होगा तो फिश नहीं पकड़ पाएगा, फिश नहीं पकड़ पाएगा तो पैसे नहीं कमा पाएगा। एक इसके अंदर और रीजन बताते हैं कि अगर हम पानी को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसकी वजह से पानी इम्प्रोवाइज हो जाता है, मतलब पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है। इकोसिस्टम कैसे डिग्रेड होता है? पानी इकोसिस्टम का पार्ट है और अगर पानी डिग्रेड हुआ तो इकोसिस्टम भी डिग्रेड होगा। इसी के साथ साथ इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिलती है अगर आप पानी को ढंग से यूज नहीं करोगे, क्योंकि जो पानी है वो उसके आसपास के क्लाइमेट को और रेनफॉल को जो है वो मैनेज करता है। अगर पानी नहीं होगा तो फिर आपको इरेगुलर रेनफॉल देखने को मिलेगी, बाढ़ भी देखने को मिल सकती है, फिर सूखा भी देखने को मिल सकता है और ओवरऑल जो आदमी की जो लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, वाटर स्कैर्सिटी के रीजंस, वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेज और पानी बचाने की क्यों जरूरत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो पानी को बचाने के बहुत तरीके हैं, आपकी एनसीईआरटी में 2 तरीके दिए हुए हैं, एक तो है डैम्स और एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज और डैम्स की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे डैम्स के एडवांटेजेस क्या है, डैम्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसी में मैप वर्क भी करेंगे। इस चैप्टर से आपका मैप वर्क भी आएगा, तो कौन कौन सी साइट आपसे मैप में पूछी जा सकती है इसके बारे में भी जो है हम लोग इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए जो है वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूं। अब आप अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, इस वीडियो के अंदर जो है आप 50 अपना इस वीडियो का जो टारगेट है वो 100 सब्सक्राइबर्स का है। इसका जो लाइक का टारगेट है वो 50 लाइक्स का टारगेट है और कमेंट का टारगेट जो है वो 25 का टारगेट है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं और आपको यूजफुल लग रहा है, तो आप जो है 1 मिनट लगेगा आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में जो मैं अभी लास्ट में आपको एमसीक्यू दूंगा वो एमसीक्यू आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपकी क्या सजेशंस हैं वो भी आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं पानी को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो पानी को हम 2 तरीके से बचा सकते हैं, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 2 तरीके दिए हुए। पहला दिया हुआ है डैम्स। डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आज की क्लास में हम सिर्फ डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम जो है वो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं।
तो आज की क्लास में हम डैम्स क्या होते हैं, डैम्स के क्लासिफिकेशन क्या है, डैम्स के एडवांटेजेस क्या है और डैम्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम डैम की बात कर लेते हैं। तो डैम क्या है? डैम कुछ नहीं है, डैम एक बैरियर है। क्या है? एक बैरियर है फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस। पानी बह रहा है और उस पानी के आगे एक बैरियर आ गया, इसको आपने क्या बोला? डैम बोला। अब जब ये बैरियर आपने बनाया ना, तो ये क्या करता है? ये पानी के फ्लो को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब पानी के फ्लो को रोक देता है, या फिर ये पानी के फ्लो को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे दिया पानी को, या फिर इसने क्या किया? पानी के स्पीड को क्या कर दिया? फ्लो को क्या कर दिया? कम कर दिया। नदी बह रही है, बैरियर आ गया, फ्लो कम हो गया। नदी बह रही है, बैरियर आ गया, फ्लो रुक ही गया। नदी बह रही है, बैरियर आया, फ्लो डायरेक्ट कर दिया। तो डैम्स जो है वो कुछ नहीं है, एक बैरियर है फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस, जो कि पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं या उनके फ्लो को कम करते हैं। अब ये जो डैम है ना, ये एक रिजर्वायर है। डैम जो है वो रिजर्वायर है, ना कि स्ट्रक्चर। आप लोग सब यही देखते हो, डैम का मतलब क्या? वो जो दीवार बनी हुई है वो। तो डैम स्ट्रक्चर नहीं है। डैम क्या है? उस स्ट्रक्चर के पीछे जो पानी जमा है उसको हम जो है वो डैम बोलते हैं। अच्छा, जब ये बैरियर बनाते हैं हम फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस, तो ये जो है वहां पे बहुत बड़ा रिजर्वायर बना देता है, या वो इंपाउंडमेंट बना देता है, या फिर एक वो बहुत बड़ा लेक बना देता है। समझ में आया? मतलब डैम एक बैरियर है फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस, उसकी वजह से पानी उसके पीछे इकट्ठा हो जाता है। तो जब ज्यादा पानी इकट्ठा होता है उसको आप जो है वो रिजर्वायर बोलते हो, उससे कम है तो उसको हम लेक बोलते हैं, और उससे कम है तो इंपाउंडमेंट बोलते हैं। तो ऐसे है। अच्छा, डैम जो है वो रिजर्वायर को हम बता रहे हैं, ना कि स्ट्रक्चर को। डैम के जो है वो क्लासिफिकेशंस भी हैं। डैम को आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के किसका बना हुआ है डैम। तो डैम को हम तीन तरीके से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है टिम्बरलैंड, टिम्बर डैम, मतलब लकड़ी का बना हुआ है। एक है इम्बाकमेंट, इम्बाकमेंट मतलब कच्चे मटेरियल से बना हुआ है, मतलब मड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, मतलब इसके अंदर कंक्रीट का यूज नहीं हो रहा, जो नेचर में अवेलेबल मटेरियल है उससे आपने जो है बैरियर बना दिया। एक है मैंसोरी, इसका मतलब वो डैम जो है वो स्टील का, कंक्रीट का, पत्थर का बना, मतलब पक्का बांध बना हुआ है। एम्बार्कमेंट मतलब कच्चा बांध, और टिम्बर मतलब लकड़ी का बांध। इसको अपन हाइट के बेस पे भी जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइट के बेसिस पे तीन कर सकते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं हाई डैम, लार्ज डैम, या फिर मेजर डैम, और फिर हम इसको बोल सकते हैं मीडियम डैम, और एक बोल सकते हैं हम लो डैम। तो डैम क्या है? एक बैरियर है जो कि पानी के फ्लो को रोकता है, मतलब बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। उसकी वजह से उस बांध के पीछे बड़ा सा रिजर्वायर बन जाता है, या लेक बन जाता है, या इंपाउंडमेंट बन जाता है। रिजर्वायर सबसे बड़ा, लेक उससे छोटा, इंपाउंडमेंट उससे छोटा। अब ये बैरियर क्या करता है? पानी के फ्लो को रोक रहा है, या डायरेक्ट कर रहा है, या फिर पानी के स्पीड को कम कर रहा है। जो डैम है वो एक रिजर्वायर है, ना कि स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी बताया जितने जितने डैम्स है ना, उन सारे डैम्स में आपको, सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ डैम्स में स्पिलवे या वेयर देखने को मिलेगा। ये स्पिलवे या वेयर क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर एक लेवल तक पानी आ गया तो पानी ऑटोमेटिकली जो है वो डैम से बाहर निकल जाएगा। एक होता है डैम गेट्स, एक होता है डैम का स्पिलवे। गेट्स आप अपनी मर्जी से कभी भी खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। स्पिलवे में होता है कि जिस इस लेवल तक मान लो स्पिलवे और यहां तक पानी आया, तो पानी ओवर अपना आप उसके ऊपर से बहकर चला जाएगा। समझ में आया? तो ज्यादातर डैम्स के अंदर आपको स्पिलवे या वेयर देखने को मिलते हैं। देख लो, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट एंड रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग रिजर्वायर, लेक और इंपाउंडमेंट। ठीक है, डैम जो है एक बैरियर है फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस। ये पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, या रिटार्ड करता है उसके फ्लो को। डैम जो है वो रेफर करता है रिजर्वायर को, ना कि स्ट्रक्चर को। डैम का मतलब रिजर्वायर, ना कि स्ट्रक्चर। ज्यादातर डैम में आपको स्पिलवे या वेयर देखने को मिलेगा, जिससे जो है वाटर कंटिन्यूअसली या रह रहकर फ्लो करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। डैम को आप तरह तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस, हाइट, बहुत तरीके से। तो है डैम को आप जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, टिम्बर, एम्बार्कमेंट और मैंसोरी। और हाइट के बेसिस पे आप डैम को लार्ज डैम, मीडियम लार्ज डैम, मेजर डैम या
हाई डैम बोल सकते हो, या मीडियम डैम या लो डैम बोल सकते हो। तो डैम के क्लासिफिकेशन के दो तरीके, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन हाइट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3, हाइट के बेसिस पे 3। अब अपन बात कर लेते हैं डैम्स के एडवांटेजेस की। तो डैम जो है वो सबसे पहले तो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर पानी को मैनेज करता है। स्टोर मतलब कंजर्व कर रहा है, और मैनेज मतलब आपका जो पानी कंजर्व है उसको आप कहां कहां पर यूज ले सकते हैं। तो एक सवाल ये आ सकता है कि डैम्स जो है वो पानी को कैसे कंजर्व और मैनेज कर रहे हैं। तो डैम्स पानी को एक तो स्टोर कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन हो गया पानी का। मैनेज कैसे कर रहे हैं, अब जो स्टोर्ड पानी है उसको आप अपनी इच्छा से कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो उसको हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं इरिगेशन के अंदर। कहाँ यूज कर रहे हैं, इरिगेशन में। उसको हम मैनेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसको हम यूज ले रहे हैं डोमेस्टिक यूज के लिए, पीने के लिए। उसको हम यूज ले रहे हैं इंडस्ट्रीज के यूज के लिए। इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम पानी जो है वो पहुंचा रहे हैं। हम डैम्स को जो है एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब टूरिज्म के लिए। आप बांध घूमने भी जाते हैं। डैम को हम जो है इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेविगेशन मतलब आपको मैंने बताया, जब डैम बनाते हैं तो उसके पीछे रिजर्वायर बन जाता है, लेक बन जाता है, एम्पाउंडमेंट बन जाता है। कभी कभार रिजर्वायर 100 किलोमीटर दूर के होते हैं, तो आप उन 100 किलोमीटर में बोट से जा सकते हो। तो नेविगेशन क्या है, ट्रैवल करना पानी के माध्यम से जो है। जब अपन ट्रैवल करते हैं उसको अपन नेविगेशन बोल रहे हैं। इसमें हम जो है वो फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। तो डैम्स के जो है वो बहुत सारे यूजेस हैं। इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डोमेस्टिक यूज हो गया, इनलैंड नेविगेशन हो गया, फिश ब्रीडिंग हो गया। इसलिए जो है डैम्स को हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। डैम का कोई एक पर्पस नहीं है। डैम का जो है वो एक पर्पस नहीं है। अच्छा, डैम जो है, मैं एक चीज भूल गया, डैम जो है वो कंट्रोल भी करता है किसको, फ्लड्स को। क्योंकि आप ज्यादा बारिश आ गई तो नदी में बहुत सारा पानी बह रहा है, तो डैम ने क्या कर दिया, उस पानी के फ्लो को रोक दिया, तो फ्लड भी जो है वो रुक रही है। ऐसे ही एक एग्जांपल है कि जो आपकी दामोदर रिवर है ना, दामोदर रिवर, इसको अपन बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, या इसको अपन ये भी बोलते हैं रिवर ऑफ सौरो। रिवर ऑफ सौरो क्यों बोल रहे हैं दामोदर रिवर को, क्योंकि दामोदर रिवर में हर साल बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सौरो मतलब दुख, तो दामोदर रिवर क्या है, लोगों के लिए एज अ दुख है, क्योंकि उसके अंदर हर साल बाढ़ आ जाती है। तो अगर आप दामोदर रिवर पे डैम बना दोगे तो बाढ़ जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो डैम्स के जो है मैंने आपको टोटल कितने एडवांटेजेस बताए, 1 2 3 4 5 6 7। तो डैम के 7 पर्पस है, इसलिए डैम को आप मल्टीपर्पस भी बोलते हैं। डैम कैसे वाटर को कंजर्व कर रहा है और मैनेज कर रहा है, वाटर को कंजर्व कर रहा है वाटर को स्टोर करके। मैनेज कैसे कर रहा है, वो जो स्टोर्ड वाटर है उसको आप तरह तरह से जो है वो मैनेज कर रहा है। अच्छा, इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है पानी से, उसका जो परसेंटेज है वो 22% है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डैम्स किसके लिए यूज है, इरिगेशन के लिए। डैम किसके लिए यूज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। डैम का डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल यूज भी है। डैम के पानी से जो है, डैम का पानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब टूरिज्म के लिए भी हम यूज करते हैं। डैम को हम नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं। डैम को हम फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज करते हैं, और डैम से हम फ्लड को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे दामोदर रिवर जो है उसमें हर साल बाढ़ आती है, तो वो लोगों के लिए सौरो है, दुख है, और ज्यादातर बाढ़ जो है बंगाल में आती है, इसलिए दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो एडवांटेजेस ऑफ डैम देख लीजिए। डैम्स आर यूजफुल इन कंजर्विंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, कंजर्व भी कर रहा है और मैनेज भी कर रहा है। डैम कंजर्व एंड मैनेज वाटर बाय स्टोरिंग, कंट्रोलिंग इट्स फ्लो, सप्लाइंग व्हेनेवर एंड व्हेनेवर नीडेड सेफली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। इनिशियली डैम वर बिल्ट टू इंपाउंड रिवर एंड रेन वाटर टू यूज इरिगेशन। शुरुआत में जब हमने डैम्स बनाए उसका एक पर्पस था इरिगेशन, लेकिन आज इरिगेशन ही यूज नहीं है। आज क्या क्या यूज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दूसरा क्या यूज है, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। तीसरा क्या यूज है, कंट्रोल फ्लड, जैसे दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सौरो बोलते हैं इन बंगाल। यूज फॉर रिक्रिएशनल मतलब टूरिज्म पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। इसलिए हम डैम्स को क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब इस क्वेश्चन से 3 जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है एडवांटेज ऑफ डैम्स। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डैम कंजर्व प्लस मैनेज वाटर। डैम वाटर को कैसे कंजर्व कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। डैम्स को आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों बोलते हो, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चन के लगभग आंसर जो है वो सिमिलर ही है। अच्छा, अब मैं आपको भारत में कुछ बांध बता देता हूं। जैसे एक है अपना भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम, ये कौन सी रिवर पे है, ये आपकी है सतलुज प्लस ब्यास रिवर पे, और ये कौन से स्टेट में है, ये हिमाचल प्रदेश में। भाखरा नांगल डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश के सतलुज ब्यास रिवर पे है। और इसके क्या पर्पस है, इसका एक पर्पस तो था इरिगेशन और एक पर्पस था इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। ये तो है भाखरा नांगल। एक है आपका हीराकुड डैम, हीराकुड डैम, ये हीराकुड डैम जो है ये आपका महानदी पे है और ये कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। इसके क्या पर्पस थे, एक था कंजर्व वाटर और दूसरा था फ्लड कंट्रोल, ठीक है। एक बांध आपका है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम। ये डैम कौन सी नदी पे, ये है नर्मदा पे। ये कहां पर है, नर्मदा पे। स्टेट कौन सा है, गुजरात। अच्छा, जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये इंडिया में अभी तक आप मान सकते हो कि बहुत बड़ा जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत सारे स्टेट्स को जो है एडवांटेजेस देता है। तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो है इससे बेनिफिट हो रहे हैं। तो सबसे पहला इससे स्टेट बेनिफिट हो रहा है आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका महाराष्ट्र और चौथा आपका एमपी। तो ये 4 स्टेट्स को जो है एडवांटेजेस पहुंचा रहा है। इस बांध से जो है हम पानी इरिगेशन के लिए भी दे रहे हैं, इस बांध से हम पानी इरिगेशन के लिए भी दे रहे हैं। कहां कहां पर दे रहे हैं, अगर हम पहला गुजरात की बात करें तो गुजरात में 18.4 लाख हेक्टेयर एरिया, मतलब 18,45,000 हेक्टेयर एरिया को हम पानी दे रहे हैं। इसके अंदर जो है वो 3,112 विलेजेस आते हैं ऑफ 15 डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब आप देख लो, गुजरात के 15 डिस्ट्रिक्ट के 3,112 गांव तक ये इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई कर रहा है, जिसका एरिया आ रहा है 18,45,000 हेक्टेयर। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जो है इसका जो है 2,46,000 हेक्टेयर लैंड पे जो है पानी दिया जा रहा है, और ये जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया जा रहा है। एक है आपका जालोर और एक है आपका बाड़मेर, और ये दोनों ही जो है वो ड्रॉट प्रोन है, मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो जो है नर्मदा से राजस्थान में भी पानी पहुंचाया जा रहा है 2 डिस्ट्रिक्ट में, जालोर और बाड़मेर। कितने एरिया पे, 2,46,000 हेक्टेयर के ऊपर। तीसरा जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 37,500 हेक्टेयर भूमि पे भी जो है वो पानी दिया जा रहा है। ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल हिली एरिया है, जहां पे लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचाया जाएगा, ठीक है। 3 स्टेट्स में पानी पहुंचाया जा रहा है, गुजरात के 18,45,000, राजस्थान के 2,45,000, महाराष्ट्र के 37,500। महाराष्ट्र में जो पानी पहुंचाया जा रहा है वो ट्राइबल एरिया में पहुंचाया जा रहा है, जो पहाड़ों में, तो हिली ट्राइबल एरिया में पहुंचाया जा रहा है, और उसमें लिफ्ट इरिगेशन का जो है पानी को लिफ्ट करके वहां तक पहुंचाया जा रहा है। ये जो है जो ड्रॉट रिलीफ भी दे रहा है, मतलब ऐसी जगह भी पानी सप्लाई कर रहा है जहां पे सूखा पड़ता है। तो ये जो सप्लाई कर रहा है गुजरात का जो एरिया में जहां जहां पे सप्लाई कर रहा है, गुजरात के टोटल एरिया का 75% एरिया है जैसे ऐसा है जो सूखा है। गुजरात के 18,45,000 हेक्टेयर भूमि पे पानी जो पहुंचा रहा है उस पे 75% जो एरिया है वहां पे ड्रॉट है। राजस्थान का जो एरिया है ना वो 100% ड्रॉट प्रोन है, मतलब नर्मदा का पानी जो राजस्थान में जा रहा है वो 100% ड्रॉट प्रोन है, मतलब वहां पे सूखा पड़ रहा है। तो ये 3 बांध हैं। भाखरा नांगल डैम आपके सतलुज ब्यास रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में, जिसका जो काम है वो इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा है हीराकुड बांध जो कि महानदी रिवर पे है उड़ीसा के अंदर, उसका काम है वाटर को कंजर्व करना और
फ्लड को कंट्रोल करना। एक बांध इसके अंदर है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे गुजरात के अंदर है। इसका जो है इस बांध से 4 स्टेट्स को फायदा मिल रहा है, एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, एक है एमपी और एक है राजस्थान। इस बांध से जो है हम इरिगेशन के लिए पानी दे रहे हैं, हम इसके लिए इरिगेशन के लिए पानी दे रहे हैं गुजरात में। गुजरात के हम 15 डिस्ट्रिक्ट के 3112 गांव के अंदर पानी सप्लाई कर रहे हैं, जो टोटल एरिया बनाता है 18,45,000 हेक्टेयर, मतलब 18,45,000 हेक्टेयर एरिया पे पानी पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान का जो है वो 2,45,000 हेक्टेयर एरिया को पानी पहुंचाया जा रहा है इरिगेशन के लिए, और ये राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, एक है जालोर और एक है बाड़मेर, और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो ड्रॉट प्रोन है। महाराष्ट्र के जो है वो 37,500 हेक्टेयर एरिया पे जो है इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है, जो कि ट्राइबल एरिया है और हिली एरिया है। तो इस वहां तक पानी पहुंचाने के लिए हमको लिफ्ट इरिगेशन का यूज करना पड़ता है। सरदार सरोवर बांध का जो पानी है वो हम ड्रॉट रिलीफ के लिए भी रिलीज करते हैं। तो जो गुजरात में हमने जितना पानी रिलीज किया उसका 75% एरिया ऐसा है जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, और राजस्थान के जितने एरिया पे पानी दिया वो 100% जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है। अब आप देख सकते हो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलुज ब्यास रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। हीराकुद डैम जो है महानदी रिवर उड़ीसा में है, इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड कंट्रोल। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, भाखड़ा नांगल डैम कौन सी रिवर पे है, भाखड़ा नांगल डैम की क्या पर्पस है, तो यही वाला आपको पर्पस लिखने। वैसे पर्पस मैंने आपको 7 लिखवाए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं लिखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये पर्पस लिखे हुए हैं। सरदार सरोवर डैम की अगर बात करें तो रिवर और लोकेशन क्या है, नर्मदा रिवर गुजरात। स्टेट बेनिफिट कौन से हो रहे हैं, 4, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। इरिगेशन बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, पहला गुजरात में मिल रहा है 18,45,000 हेक्टेयर, 3,112 गांव कवर कर रहा है, 15 डिस्ट्रिक्ट के। राजस्थान के 2,46,000 हेक्टेयर बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, जो कि डेजर्ट एरिया है, मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इरिगेट कर रहा है 37,500 हेक्टेयर को, जो कि हिली ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन का यूज हम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रॉट रिलीफ की, तो ये ड्रॉट रिलीफ में भी मदद करता है। गुजरात का 75% एरिया जो है वो ड्रॉट रिलीफ एरिया है या ड्रॉट प्रोन एरिया है। राजस्थान का जो है वो एंटायर एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया है। दिस डैम विल इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई मेकिंग रीजन्स ड्रॉट प्रूफ। ये बांध से पानी रेगुलर जाएगा और इन रीजन को ड्रॉट प्रूफ बना दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे रीजन ड्रॉट प्रोन है। गुजरात के 25% एरिया में पानी जाता है जो ड्रॉट प्रोन नहीं है, 75% ऐसे एरिया में पानी जा रहा है जो ड्रॉट प्रोन है। तो पानी जाएगा तो ड्रॉट प्रोन नहीं जाएगा, ड्रॉट प्रूफ बन जाएगा। मतलब ड्रॉट प्रूफ मतलब पानी की अवेलेबिलिटी है, ड्रॉट प्रोन मतलब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये तो जो है वो एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, क्योंकि मैंने आपको डैम्स के बहुत सारे जो है वो एडवांटेजेस बताए हैं, इसलिए हमने जैसे ही आजादी हुई आफ्टर 1947 हमने जो है डैम्स पे बहुत ही फोकस किया, क्योंकि हमारा ये मानना था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया का बहुत ही जो है बुरा हाल कर दिया। तो हमारा ये मानना था कि हम डैम्स बनाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो हमने जो है आफ्टर 1947 डैम्स बनाने पे बहुत काम किया, और इनफैक्ट इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तो डैम्स को ये भी बोला था कि जो डैम्स हैं वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। डैम्स क्या है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों बोला इन्होंने कि डैम्स जो है मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि डैम्स के बहुत सारे क्या है यूजेस हैं। तो उन्होंने बोला डैम जो है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। क्यों, क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर को जो है वो बढ़ावा देगा, ये रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, ये इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगा, और ये अर्बन इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। तो सवाल ये बन सकता है कि किसने बोला कि जो है डैम्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, या फिर ये बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स के लिए क्या कहा, और फिर ये पूछ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा, क्योंकि उनको लगता था कि डैम जो है वो इंटीग्रेट डेवलपमेंट करेंगे, उससे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा, रूरल इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा, और साथ साथ में अर्बन इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। Seeing advantages of dams, after 1947, India launched multi-purpose project to manage and conserve water resources in an integrated manner. डैम के बहुत सारे एडवांटेज, इसलिए इंडिया ने आफ्टर 1947 डैम्स को बढ़ाने के लिए जो है वो जो है
पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ताकि वो इंटीग्रेटेड मैनर से पूरे देश का डेवलपमेंट कर सके। एम ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज टू प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, हेल्पिंग इंडिया ओवरकम इट्स कॉलोनियल एरा बैकवर्डनेस। डैम की मदद से हम चाह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स ने जो नुकसान किया उसको ओवरकम करके डैम्स हमारे लिए ज्यादा जो है वो काम करें। अब जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो डैम्स के लिए बोला कि डैम जो है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। द रीजन बीइंग दैट डैम्स वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन इकोनॉमी। तो अब इस वाली स्लाइड से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, किसने बोला कि टेम्पल्स आर क्या डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स के लिए क्या बोला तो आपको पता होना चाहिए। फिर ये होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला, उसकी क्या रीजन थे? क्योंकि उनको लगता था डैम जो है वो इंटीग्रेट तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, वो एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देंगे, वो रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देंगे, वो इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देंगे, वो अर्बन एरिया को भी बढ़ावा देंगे। ये बात तो है डैम्स की एडवांटेजेस की। अब हम बात करेंगे डैम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डैम के क्या है? कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? ये नदी का जो नेचुरल फ्लो होता है ना उसको क्या कर देता है? रोक देता है। और ये रिवर को क्या कर देता है? फ्रेगमेंट कर देता है। रिवर को क्या कर देता है? फ्रेगमेंट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहला क्या होता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का जमना। क्योंकि आपने पानी को रोक दिया तो पानी अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रहा है वो इस दीवार के आगे जा ही नहीं पा रहा, तो मिट्टी जो है वो पूरी बैठ जा रही है। अब मिट्टी जो है पूरी बांध के नीचे बैठ गई, मिट्टी आगे नहीं जा पा रही। अब ये मिट्टी आगे नहीं जा पा रही, इसके कुछ कारण है। सबसे पहला जो इसका जो लॉस है ना वो यही है कि जो सेडिमेंटेशन है उसके फ्लो को क्या कर देती है? ये कम कर देती है। मतलब बांध के नीचे जो है सेडिमेंटेशन का जो फ्लो है, अगर दीवार नहीं होती तो सेडिमेंट पूरे फ्लो करते और एकदम डेल्टा में जाके जमते। अभी क्या हुआ ना, सेडिमेंटेशन का फ्लो कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ ना, डैम के बॉटम में क्या हो गया? सेडिमेंटेशन, मतलब बांध के नीचे जो है मिट्टी जमा हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? जो बांध के आगे की नदी है वो कैसी हो गई? रॉकियर, मतलब उसमें मिट्टी है ही नहीं, उसमें पत्थर ही पत्थर है। और इसकी वजह से क्या हुआ ना, जो आगे का जो कोर्स है, बांध के आगे की नदी है उसके अंदर सिल्ट ही नहीं। सिल्ट मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर। इसको देखो मैं अभी समझाता हूं। बांध को आपने जैसे ही आपने बांध बनाया तो नदी का नेचुरल फ्लो क्या हो गया? टूट गया। नदी को आपने फ्रेगमेंट कर दिया, एक नदी बांध से पहले की, एक नदी बांध के बाद की। तो इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या हुआ ना, जो सेडिमेंटेशन है, जो नदी अपने साथ मिट्टी को लेकर चलती है वो भी रुक गई। तो अब जब सेडिमेंटेशन रुका तो इसकी वजह से क्या हुआ? सबसे पहला इफेक्ट, बांध के बॉटम के अंदर मिट्टी ज्यादा जमा हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? अब मिट्टी सारी यहीं जमा हो गई तो आगे की जगह जो है वो मिट्टी नहीं गई, तो आगे का जो रिवर कोर्स है वो कैसा हो गया? रॉकियर हो गया। अब ये जो नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेके चलती है ना, ये सबसे फर्टाइल होती है। जिन इनका जब डिपोजिशन होगा इसको आप बोलते हो एलुवियल सॉइल। अब दिक्कत है, जब सारी सॉइल या बांध पे ही आ गई तो आगे जो है वो सॉइल नहीं जा पा रही, तो फर्टाइल सॉइल आगे नहीं जा पा रही तो उसका आगे डिपोजिशन भी नहीं होगा। तो जो है आगे के जो एरियाज हैं जिसपे नई सॉइल आनी चाहिए थी वो आई नहीं, तो जो है धीरे धीरे जो वो एरिया है उनकी फर्टिलिटी कम होगी। तो जो है सिल्ट जो है वो आगे के कोर्स में आपको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इसमें एक ये भी है, एक्वाटिक लाइफ है ना, इसमें भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपने नदी के फ्लो को रोक दिया और फ्रेगमेंट कर दिया तो एक्वाटिक लाइफ भी जो है मिट्टी जैसे आगे नहीं जा पा रही, तो एक्वाटिक लाइफ भी आगे नहीं जा पा रही। इसकी वजह से इनको दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो हो रही है माइग्रेशन की और एक हो रही है स्पॉनिंग की, मतलब अंडे देने की जगह। अब जो फिशेज हैं, कुछ फिशेज जो है वो हायर एल्टीट्यूड, मतलब नदी के हायर एल्टीट्यूड पे दे रही है, कुछ लोअर पे दे रही है। तो जब फिशेज आगे नहीं जा पा रही तो इनको माइग्रेशन में दिक्कत आ रही है और इनके एग लेइंग जो साइट्स है वहां तक नहीं जा पा रहे। इससे जो है एक्वाटिक लाइफ भी क्या है? डिस्टर्ब चल रही है। दूसरा बांध का जो नेगेटिव है, पहला जो नेगेटिव है उसमें मैंने 2 पॉइंट बता दिए। सबसे पहला सेडिमेंटेशन का फ्लो रुक गया, उसकी वजह से 3 प्रॉब्लम हो गई। फिर एक्वाटिक लाइफ जो है वो भी अफेक्ट हुई, उसकी 2 प्रॉब्लम है, वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे, वो स्पॉनिंग नहीं कर पा रहे। दूसरा जो है मैं बोल रहा हूं, अगर आप डैम अगर फ्लड प्लेन पे बना रहे हो,
अगर फ्लड प्लेन पे आप डैम बना रहे हो तो वो क्या कर देता है ना, वो सबमर्ज कर देता है, वो सबमर्ज कर देता है वहां की वेजिटेशन को। और जब वेजिटेशन सबमर्ज होती है तो ओवर द टाइम वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। और सबमर्ज होता है तो लोगों का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। अगर आपने फ्लड प्लेन के ऊपर अगर बांध बना दिया है तो पानी पीछे रुकेगा, तो उसके आसपास की जितनी भी वेजिटेशन है वो पानी के नीचे दब जाएगी। और जितने एरिया पे पानी होगा उस एरिया में अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उनको भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप इस बात से जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर दिख नहीं रहा है, अभी आप समझो, दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आप जो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक तीसरा रीजन मैं ये बता रहा हूं कि जो डैम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, डैम का जो पर्पस है वो डैम फुलफिल कर नहीं पा रहा। मैंने आपको बताया था डैम का एक पर्पस क्या है, वो फ्लड को कंट्रोल करता है। जैसे दामोदर रिवर का बताया था कि दामोदर रिवर में फ्लड आती है तो बंगाल में उसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो डैम का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लड कंट्रोल। लेकिन हमने देखा कि जब बारिश ज्यादा हो जाती है, बारिश ज्यादा हो जाती है तो बड़े डैम जो है वो फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, ज्यादा बारिश आई तो बड़े बांध जो है वो फ्लड को कंट्रोल करने में मैनेज नहीं, और आपने बांध किस लिए बनाया था, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, और आप बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कभी कभार हमने देखा कि बांध जो है वो कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं फ्लड को, एक तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो तो ऑब्जेक्टिव फेल हो ही गया। कभी कभार क्या होता है, बांध खुद फ्लड क्रिएट कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि बांध के नीचे तो हो गया सेडिमेंटेशन, बांध के नीचे जो है मिट्टी जमा है, तो बांध की जो हाइट है पानी स्टोर करने की वो कम हो गई। तो जैसे ही थोड़ी ज्यादा बारिश होती है तो डैम फुल हो जाता है। तो जब हम डैम के गेट खोलते हैं तो जो गेट खोलने के बाद जो मंजर है वो आगे बाढ़ ही बाढ़ है। समझ रहे हो आप, डैम का ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लड कंट्रोल करना। तो ज्यादा बारिश आती तो फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाता, और कभी कभार तो खुद ही फ्लड क्रिएट कर देता है। अच्छा, जब बाढ़ आती है ना तो इससे जो है वो लाइफ का लॉस होता है, इससे प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और इससे जो है वो सॉइल इरोजन भी होता है। तो बाढ़ के बहुत सारे नुकसान हैं, लाइफ चली गई, प्रॉपर्टी चली गई, और सॉइल इरोजन भी हो गया। तो ये डैम के जो है नुकसान है। फोर्थ नुकसान की अगर अपन बात करें तो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप से जो है वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। वाटर इंटेंसिव क्या होता है मैं भी बता दूंगा, वाटर इंसेंटिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। पहले बांध बना तो बांध ने इरिगेशन के लिए लोगों को पानी दिया। अब जब लोगों के पास में इरिगेशन के लिए पानी है तो लोगों ने क्या किया, जो वो पारंपरिक खेती कर रहे थे, ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे, उसको छोड़ दिया। अब लोगों ने वाटर इंटेंसिव ऐसे क्रॉप्स उगाने स्टार्ट किए जिसमें ज्यादा पानी चाहिए। लोगों ने कमर्शियल क्रॉप्स उगाने स्टार्ट किए, उनमें भी ज्यादा पानी चाहिए। तो लोगों ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, इससे ये दिक्कत है कि जब आप ज्यादा पानी डाल रहे हो तो उससे जो है एक प्रॉब्लम हो रही है, वो है सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल क्या है, फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा इरिगेशन के लिए पानी डाल दिया, वो पानी जब उड़ गया तो उस पानी के अंदर जो सॉल्ट था वो उस मिट्टी पे ही रह गया। तो जो है वो धीरे धीरे वो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो मिट्टी के अंदर बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल जल्दी होगी। तो ये भी जो है एक बांध का ड्रॉबैक है। ठीक है, और देखो तो क्या है बांध का ड्रॉबैक, बांध जो है वो अर्थक्वेक के लिए बांध रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक कैसे, क्योंकि जब बांध बनता है तो बहुत सारा पानी जो है वो धरती के ऊपर स्टोर होता है। अब जो है धरती के अंदर बैलेंस बना हुआ है, धरती की नीचे वाली प्लेस और धरती के ऊपर वाली प्लेस। जैसे कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे खाइया है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस बना हुआ है। अब आपने क्या किया, जब डैम बनाया तो आपने जो धरती के ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर एडिशन कर दिया, तो ये बैलेंस जो है वो बिगड़ गया। तो इसकी वजह से जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट आता है, और जब इतना पानी है तो धरती पे प्रेशर भी डालता है, उसकी वजह से भी जो है डिस्प्लेसमेंट होता है और आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। इससे जो है एक और अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट भी हो रहे हैं, बांध की वजह से
इंटर स्टेट डिस्प्यूट, अभी जैसे मैंने आपको सरदार सरोवर डैम बताया ना, उसमें 4 स्टेट बेनिफिट कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वैसे ही जो है वो डैम के, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स बेनिफिट करते हैं तो ये आपस में लड़ते हैं किसको कितना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही जो है एक इंटर स्टेट डिस्प्यूट है महाराष्ट्र सरकार के बीच में, कर्नाटका के बीच में और आंध्र प्रदेश के बीच में। यहां से एक रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर, ठीक है, और उस कृष्णा रिवर के ऊपर कोयना डैम बना दिया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, ठीक है। एक डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। महाराष्ट्र से एक नदी निकल रही है कृष्णा रिवर, और उस रिवर के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने कोयना डैम बना दिया, जिससे उन्होंने नदी के पानी को रोक दिया। अब जब उन्होंने नदी के पानी को रोका तो जो फ्लो है रिवर का वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कर्नाटका में पानी कम जा रहा है और आंध्र प्रदेश में कम जा रहा है। इसकी वजह से वहां की जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। एग्रीकल्चर मतलब इरिगेशन के लिए उनके पास पानी नहीं है, और इंडस्ट्री क्यों, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में बहुत तरीके का पानी चाहिए, मतलब बहुत पानी चाहिए फॉर वेरियस पर्पसेस, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी पानी चाहिए। तो इसकी वजह से आपस में लड़ रहे हैं कि हमको कितना पानी मिलना चाहिए, हमको कितना पानी मिलना चाहिए। एक और जो है वो इसका ड्रॉबैक है कि जैसे बांध आया तो लोगों के पास में क्या है, पानी का एक्सेस आ गया, तो पानी, लोगों ने पानी को क्या किया ना, ओवर यूज किया। पानी के आपके पास अब भरपूर पानी है तो आपने उस पानी को क्या किया, ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसको क्या किया, ओवर यूज। इसकी वजह से क्या हुआ ना, पानी का क्या हुआ, पॉल्यूशन। क्या हुआ, पॉल्यूशन। अब डैम के और भी नुकसान है, क्या है, जैसे डैम में पानी अगर पड़ा रहता है तो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हो रही है, ठीक है। अगर आप खेती में ज्यादा पानी डाल रहे हो तो पेस्ट, कीड़े भी, पानी जहां पर होगा वहां कीड़े भी आएंगे। इसकी वजह से लोगों का क्या हो रहा है, क्रॉप फेलियर भी हो रहा है। तो ये सारे डैम्स के जो है वो डिसएडवांटेजेस है। साथ ही मैंने आपको एडवांटेज बताया, साथ ही मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए। इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैव came under great scrutiny and opposition for variety of reasons। सबसे पहला क्या बताया, regulating and damming of water affects the natural flow of river and fragment river। ठीक है, आप नदी के पानी को जब रेगुलेट करते हो तो नदी के नेचुरल फ्लो को कम कर देता है, रिवर को फ्रेगमेंट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो, मिट्टी जो है वो जो है फ्लो नहीं कर पाती। इसकी वजह से क्या होता है ना, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर के बॉटम में ज्यादा जो है मिट्टी जमा हो जाती है। फिर रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड, आगे की जो नदी है उसमें मिट्टी है नहीं तो रॉकियर स्ट्रीम बन जाती है। फ्लड प्लेन्स आर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, मतलब फ्लड प्लेन में आगे मिट्टी जा ही नहीं रही है, उस मिट्टी को अपन बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर, फर्दर एडिंग टू प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि अगर फर्टाइल मिट्टी नहीं जाएगी तो लैंड धीरे धीरे आगे वाला डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, इसमें मैंने क्या बताया, पुअर हैबिटेट फॉर रिवर एक्वाटिक लाइफ, जो एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए पुअर हैबिटेट प्रोवाइड करता है डैम। क्यों, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फॉना टू माइग्रेट एंड स्पॉनिंग, माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे और अंडे भी नहीं दे पा रहे। रिजर्वायर क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन सबमर्ज एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन। फ्लड प्लेन पे आप डैम बनाते हो तो डैम जो है वो वेजिटेशन को और सॉइल को सबमर्ज कर देता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं और लैंड को डिग्रेड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, जब सबमर्ज होगा बहुत सारा लैंड तो बहुत सारे लोगों का जो है वो घर वहां से उजड़ जाएगा। तीसरा क्या बताया, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट आर फेल टू अचीव द पर्पस दे वर बिल्ड। ज्यादातर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अपने पर्पस को अचीव करने के अंदर फेल कर जाते हैं, पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, द बिग डैम मोस्टली हैव बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब ज्यादा रेनफॉल आ जाती है तो बड़े बांध रेनफॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तीसरा, द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर्ड फ्लड, कंट्रोल नहीं कर पा रहे लेकिन कभी कभार ट्रिगर कर दिए ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है, दीज फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। बांध को रोकने में अक्षम, अनसक्सेसफुल, कभी कभार खुद ही ने बाढ़ क्रिएट कर दी, और जब बाढ़ आई तो लोगों की लाइफ गई, प्रॉपर्टी गई और सॉइल इरोजन हुआ। इरिगेशन ऑल्सो हैव चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन मेनी रीजन। फार्मर हैव शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप which has great ecological crisis, for example salination in soil। ठीक है,
लोगों ने अपने इरिगेशन पैटर्न को चेंज कर दिया, वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप पे आ गए, जिससे इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल सैलिनेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन का बढ़ना, जिसकी वजह से सॉइल जो है इनफर्टाइल हो रही है। डैम्स हैव इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, डैम्स ने अर्थक्वेक को कॉज कर दिया। क्यों किया मैंने आपको बता दिया। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर कैन कॉज वाटरबॉर्न डिजीजेस, पेस्ट एंड पोल्यूशन। पानी को ज्यादा यूज करोगे तो पानी का पोल्यूशन हो सकता है, पेस्ट आ सकते हैं, और पानी जब एक जगह खड़ा रहता है तो वाटरबॉर्न डिजीजेस भी आपको देखने को मिलती है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड्स टू शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं किसको कितना बेनिफिट मिलेगा। इसी में मैंने आपको बताया कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। दिस डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सवाल बन सकता है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट कौन से स्टेट्स के बीच में। महाराष्ट्र वांट्स टू डाइवर्ट मोर वाटर टू कोयना डैम ऑन कृष्णा रिवर। महाराष्ट्र सरकार जो है वो ज्यादा पानी कोयना डैम की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है कृष्णा रिवर की वजह से। इसकी वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है वो वाटर फ्लो कम हो गया, और उसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरीके से इफेक्ट हो गई। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मैप वर्क की। मैप वर्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सलाल डैम, जो कि चिनाब रिवर पे है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये जो है सलाल डैम यहां पर है, ये जो आपको अंदर से पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, ये आपका क्या है, सलाल डैम। और ये कौन सी रिवर पे है, चिनाब रिवर पे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1। फिर है आपका भाखरा नंगल डैम, सतलुज ब्यास रिवर पे है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो पंजाब का ये उठा हुआ एरिया है, यहाँ पर आपको जो है भाखरा नंगल डैम देखने को मिलता है। तो भाखरा नंगल डैम जो है आपको हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे देखने को मिलता है। फिर है तेहरी डैम। तेहरी डैम की अगर अपन बात करें तो तेहरी डैम ये जो उत्तराखंड का, यहां पर आपको तेहरी डैम देखने को मिलेगा, ये है नंबर 3। ठीक है, फिर है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम जो है वो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे आपको यहां देखने को मिलेगा। तो मैं इसको 4 नंबर पे डाल देता हूं। फिर है आपका सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो 3 स्टेट्स की बॉर्डर पे है। वो जो है सरदार सरोवर बांध आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो 5 आ गया। फिर है आपका हीराकुद डैम। हीराकुद डैम आपका उड़ीसा के अंदर है, ये कहीं आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये 6th हो गया, 6th आई गेस। ठीक है, फिर है आपका नागार्जुना डैम, ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है, यहाँ कहीं जो है ये है। तो ये जो है 7th नंबर पे हो गया। और आपका जो लास्ट है तुंगभद्रा डैम, जो कि तुंगभद्रा रिवर पे है कर्नाटका में, ये आपको जो है यहाँ कहीं इसकी जो है वो लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो है वो सलाल डैम चिनाब रिवर पे जम्मू एंड कश्मीर में, ये आप जो है वो जूम करके देख सकते हैं। जैसे पहले जो डैम है वो कहाँ पर है, फिर पंजाब और ये वाली इनकी जो बॉर्डर आ रही है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, वहां पे भाखरा नंगल है। और आप हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की एकदम बॉर्डर के पास देखोगे तो तेहरी डैम है। राजस्थान और एमपी बॉर्डर के ऊपर राणा प्रताप है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे आपको जो है वो नर्मदा है, सरदार सरोवर है। यहाँ पर आपको हीराकुद देखने को मिल जाता है। ये आपका जो है वो नागार्जुना डैम है। और ये आपका 8 नंबर पे तुंगभद्रा है। तो आपको कौन सी रिवर पे है और उसका कौन सा स्टेट है ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो एक बार वापस से समरी बता देता हूं कि अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि डैम्स क्या होते हैं। डैम्स एक बैरियर होते हैं फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस, जो पानी उसके पीछे जो है पानी को इम्पाउंड करते हैं, तो रिजर्वायर, लेक्स या इम्पाउंडमेंट बनता है। डैम जो है वो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रिटार्ड करता है और डायरेक्ट करता है। डैम जो है एक रिजर्वायर है, ना कि स्ट्रक्चर। ज्यादातर डैम में आपको स्पिलवे या वेयर देखने को मिलेंगे। डैम्स को हम तरह तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डैम को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, टिम्बर, एम्बांकमेंट एंड मेंसोरी। डैम को हम हाइट के बेसिस पे 3 तरीके से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। हाई डैम्स, जिनको हम लार्ज डैम या मेजर डैम भी बोलते हैं, फिर है मीडियम डैम्स और फिर है लो डैम्स।
अब सवाल आता है कि डैम्स के एडवांटेजेस क्या है। तो डैम्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है। डैम को हम इरिगेशन के लिए यूज लेते हैं, डैम को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज लेते हैं, डैम को हम यूज करते हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, डैम का पानी हम डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए लेते हैं। डैम का जो पानी है वो हम इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, फिश ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। डैम जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, इसलिए डैम के बहुत सारे पर्पसेज हैं। फिर हमने 3 डैम्स के बारे में पढ़ा। भाखरा नांगल डैम जो है वो सतलुज ब्यास रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में, उसके जो है वो 2 पर्पस है, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हीराकुद डैम जो है वो महानदी रिवर पे है, जिसके 2 पर्पस है, कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा रिवर गुजरात के ऊपर है, जो कि 4 स्टेट को बेनिफिट कर रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये जो है बहुत बड़े एरिया को इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई कर रहा है। गुजरात के अंदर 18,45,000 हेक्टेयर एरिया को वाटर सप्लाई कर रहा है, जो कि 15 डिस्ट्रिक्ट के 3,112 गांव है। राजस्थान के अंदर ये 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर सप्लाई कर रहा है, जो कि दोनों ही डेजर्ट एरिया है। और राजस्थान में ये जो वाटर सप्लाई कर रहा है इरिगेशन के लिए, उसका एरिया है 2,46,000 हेक्टेयर। महाराष्ट्र में भी ये कुछ एरिया जो है वहां पर इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई कर रहा है। महाराष्ट्र का जो एरिया है वो है 37,500 हेक्टेयर्स, जो कि एक ट्राइबल एरिया है, हिली एरिया, और वहां पे लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, इस बांध से जो है पानी वहां पर भी पहुंचाया जा रहा है जहां पे ड्रॉट प्रोन एरियाज है। तो गुजरात के 75% एरिया में जहां पर पानी जा रहा है वो ड्रॉट प्रोन है, और राजस्थान के जो एरिया में पानी जा रहा है वो 100% जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो इस डैम की रेगुलर सप्लाई की वजह से जो एरिया ड्रॉट प्रोन है वो ड्रॉट प्रूफ बन जाएगा। फिर हमने देखा कि डैम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए इंडिया में आजादी के बाद डैम्स के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। और जवाहरलाल नेहरू ने तो यहां तक बोल दिया कि डैम जो है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, क्योंकि डैम जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेंगे। वो एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट करेंगे, वो इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट करेंगे, वो रूरल इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट करेंगे, वो अर्बन इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए हमने आजादी के बाद डैम्स पे जो है वो फोकस किया। लेकिन हमने डैम्स के जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे। क्या क्या डिसएडवांटेज? कि जब हम डैम बनाते हैं तो डैम नदी के पानी को, नेचुरल फ्लो को रोक देता है और नदी को फ्रेगमेंट कर देता है। इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम होती है, एक तो सेडिमेंटेशन का फ्लो नहीं होता है और एक एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जब सेडिमेंटेशन का फ्लो नहीं होता तो इसकी वजह से 3 प्रॉब्लम होती है। जब फ्लो नहीं हो रहा तो सेडिमेंटेशन डैम के नीचे बैठ जाएगा, डैम के आगे की जो रिवर है उसमें पत्थर ज्यादा होंगे, और डैम के आगे की जो रिवर होंगे उसके अंदर जो नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि नदी अपने साथ लेकर आती है, जो मिट्टी होती है, वो वहां पर नहीं होगी। तो धीरे धीरे वहां वो जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। अच्छा, जो है रिवर जो फ्रेगमेंट हुई इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी वजह से जो है एक्वाटिक लाइफ ना तो माइग्रेट कर पा रही है ना स्पॉनिंग कर पा रही है। तो जो है डैम के ये जो है वो ड्रॉबैक है। डैम का और क्या ड्रॉबैक है कि डैम को अगर आप फ्लड प्लेन पे बनाते हो, जैसे नर्मदा बना है फ्लड प्लेन में, पहाड़ों में नहीं बना हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारा एरिया पानी के नीचे डूब जाता है। इसकी वजह से वहां की वेजिटेशन पानी के नीचे डूब जाती है, सॉइल डूब जाती है और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाती है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डैम का तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि डैम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था, डैम वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं कर रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था? डैम को बनाया गया था बाढ़ को कंट्रोल करे, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ज्यादा बारिश आ जाती है डैम खुद ही बाढ़ को जो है वो बाढ़ के कारण बन जाते हैं। कभी कभार ये होता है कि डैम्स जो है वो खुद बाढ़ को ट्रिगर कर देते हैं, बाढ़ को रोक नहीं पा रहे और बाढ़ को ट्रिगर कर देते हैं। अच्छा, जब बाढ़ आती है तो लोगों की लाइफ को नुकसान, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान और सॉइल इरोजन भी यहाँ पर हो रहा है। डैम की वजह से जब हमने लोगों को वाटर सप्लाई किया इरिगेशन के लिए, तो लोगों ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया, जिसके अंदर वो ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगा रहे हैं, वो उसके अंदर जो है कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। जैसे जो सॉइल है उसके अंदर सैलिनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब सॉइल के अंदर जो है वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। डैम को हमने ये भी देखा कि डैम कभी कभार अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डैम जो है वो अर्थक्वेक के कारण भी बन जाते हैं। हमने ये देखा कि जब डैम है तो लोगों के पास में पानी अवेलेबल है, तो पानी उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, वो पानी को पल्यूट कर रहे हैं। डैम के वाटर की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज भी हो रही है। डैम का पानी जब खेतों में जाता है और लोग जब ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो पानी पेस्ट को भी जो है अट्रैक्ट करता है और क्रॉप फेलियर हो जाता है। डैम जो है
उसके इंटरस्टेट डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमने कृष्णा गोदावरी की बात की कि जो है कृष्णा गोदावरी जो है उसके अंदर वाटर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार में। महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा रिवर के ऊपर जो है वो कोयना डैम बना दिया, उसकी वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वाटर फ्लो कम हो गया, उसकी वजह से वहाँ की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हो गई। तो ये जो थे वो डैम के नुकसान थे। फिर हमने मैप आउट किया। सबसे पहले हमने सलाल डैम पढ़ा जो कि चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में, फिर हमने भाखरा नंगल डैम पढ़ा जो कि सतलुज ब्यास रिवर पे हिमाचल प्रदेश में, फिर हमने तेरी डैम पढ़ा जो कि उत्तराखंड में है भागीरथी रिवर पे। ये जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है वो गंगा बनती है, तो भागीरथी जो है एक तरह से आप गंगा मान सकते हो। तो तेरी डैम वहां पर है। राणा प्रताप सागर जो है वो आपको चंबल रिवर राजस्थान में देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर बांध आपको जो है गुजरात नर्मदा रिवर पे देखने को मिलेगा। हीराकुड डैम महानदी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। नागार्जुना डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। तुंगभद्रा डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर पे ही है और वो कर्नाटका में है। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन खत्म क्या होता है, ये पार्ट खत्म हो रहा है। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। उससे पहले आप जो है वो क्वेश्चन देख लो। विच रिवर इज रेफर्ड एज सौरो रिवर ऑफ सौरो इन बंगाल? कौन सी रिवर को बंगाल में सौरो रिवर कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, भाखरा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन एंड डैश, कौन सी नदी पे, कौन से स्टेट में? एंड इट्स पर्पस, भाखरा नंगल डैम कौन सी नदी में, कौन से स्टेट में और उसका क्या पर्पस है? हीराकुड बांध कौन सी नदी में, कौन से स्टेट में और उसके क्या पर्पस है? फिर आपको यह बताना है किस आदमी ने बोला कि डैम्स आर डैश ऑफ मॉडर्न इंडिया। किस आदमी ने बोला डैम्स आर डैश ऑफ मॉडर्न इंडिया? ठीक है। फिर एक कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो है वो कौन कौन से स्टेट्स के बीच में? कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट है वो कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है? कोयना डैम जो है वो कौन सी नदी और कौन से स्टेट के ऊपर जो है वो बनी हुई है? तो आपको अभी नहीं दिख रहा है तो आप मान के चलिए, मैं आपको जो है इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ये पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी, तो आप ये जो है ये वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप देखो होमवर्क के लिए क्या है। सबसे पहले आपको बताना है डैम्स क्या है, तो डैम्स की आपको डेफिनेशन देनी है। फिर है क्लासिफाई डैम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाइट, स्ट्रक्चर और बेसिस पे डैम को क्लासिफाई करना है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा कि डैम जो है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है? राइट ब्रीफ नोट ऑन सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध पे ब्रीफ पॉइंट बताने जो मैंने आपको बताया, कौन सी रिवर, कौन सा स्टेट बेनिफिट, कितने एरिया को इरिगेट कर रहा है और कितने एरिया को ड्रॉट प्रूफ बना रहा है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज? डैम्स के एडवांटेज और डैम कैसे वाटर को कंजर्व और मैनेज करने में मदद करते हैं। व्हाई डैम्स आर रेफर्ड एज मल्टीपर्पज, डैम्स को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों बोलते हैं? फिर है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स एंड व्हाई डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड ऑपोजिशन, डैम्स के क्या डिसएडवांटेज है या डैम्स के क्यों इतने ऑपोजिशन हो रहे हैं। तो ये था आज का होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो आएगा आपका मंडे को शाम 4 बजे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड वाटर को कंजर्व करने का और मैनेज करने का। आज हमने पढ़ा डैम्स, अगली बार हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डैम्स के मैंने आपको कुछ एडवांटेज बताए, कुछ डिसएडवांटेज बताए, इसलिए डैम से एक बेटर ऑप्शन है वाटर को कंजर्व और मैनेज करने का, जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम रेन वाटर कैसे कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेम्बू ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ताकि वाटर स्कैर्सिटी से टैकल किया जा सके। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपको मंडे शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे मंडे शाम 4 बजे। अगर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं।